नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के से संबंधित जो विभिन्न शब्द है या फिर विभिन्न टर्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए, यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला, माया इज बर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। देखिए सेकेंड, दो ठो कथन दिया हुआ है यहाँ पे। पहला कथन क्या है, माया इज बॉर्न इन अ मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। सेकेंड कथन है, देखिए सृजन वांट्स टू वर्क इन जर्मनी, ही ज्वाइंस अ जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक्स जर्मन। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन दिया है आपका ए, फिनोमेना वन इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकेंड इज लैंग्वेज लर्निंग। बी में दिया है, देखिए फिनोमेना वन इज लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकेंड इज लैंग्वेज एक्विजिशन। सी, बाथ द फिनोमेना आर लैंग्वेज एक्विजिशन। डी, बाथ द फिनोमेना आर लैंग्वेज लर्निंग। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दो ठो कथन दिया है कि उसमें से पहला जो है लैंग्वेज एक्विजिशन है, मतलब भाषा अर्जन है, और दूसरा लैंग्वेज अधिगम है ना। पहला कथन पहला ऑप्शन में ये दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, जो बी ऑप्शन में, कि पहला जो है लैंग्वेज अधिगम है और दूसरा लैंग्वेज एक्विजिशन है। सी ऑप्शन में क्या दिया है कि दोनों जो है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन है, मतलब भाषा अर्जन है। डी में क्या दिया है, दोनों ही लैंग्वेज लर्निंग है, मतलब भाषा अधिगम है। तो देखिए हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप लोग पहले के वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में या आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उन वीडियो को ज़रूर आप एक बार देखें। तो देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जो मेन टॉपिक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है कि देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जिसको जब किसी भाषा को सीखने के लिए हमको कोई अलग से प्रयास या मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, स्वाभाविक रूप से अगर किसी भाषा को जब सीखते हैं तो वो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, भाषा अर्जन जिसको हिंदी में बोलते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग में हमको प्रयास करने की आवश्यकता होती है, किसी भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता होती है। एक औपचारिक प्रक्रिया के द्वारा हम जब किसी भाषा को सीखते हैं, फॉर्मल प्रोसेस के माध्यम से जब किसी भाषा को सीखते हैं तो वो होता है आपका लैंग्वेज लर्निंग। वही लैंग्वेज एक्विजिशन में इनफॉर्मल तरीके से होता है, स्वाभाविक रूप से होता है ना, वो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। जैसे कि हम अपनी मातृभाषा को जो होता है मदर टंग, है ना, तो उसको कैसे सीखते हैं, तो उसको लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू सीखते हैं, है ना। और जब हम किसी दूसरे सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं या स्कूल में, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और यदि हम अंग्रेजी को सीखने जाते हैं, स्कूल में हमको अंग्रेजी सिखाया जाता है, तो जब एक प्रोसेस के ज़रिए एक फॉर्मल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किसी लैंग्वेज को सिखाया जाता है ना, चाहे कोचिंग में जाके सीखते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में सीखते हैं, तो वो जो है क्या हो जाता है, तब उस भाषा को जो है वहाँ पे क्या कहा जाता है, लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहला जो कथन है, माया इज बॉर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली, सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट, है ना। माया जो है मराठी बोलने वाली फैमिली में जन्म ली है और उसने जो है मराठी अपने फैमिली इन्वायरमेंट से सीखा है या सीखी है ना। दूसरा में क्या है, सृजन जो है जर्मनी में काम करना चाहता है और उसने जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाता है और ट्रेनिंग सेंटर से फिर जर्मन सीखता है ना। तो देखिए पहला में क्या हो रहा है, पहला में स्वाभाविक रूप से हो रहा है, मराठी सीखना कैसे हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है, इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है। जबकि दूसरे में क्या हो रहा है, जो जर्मन सीखना है वो एक फॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग सेंटर में जाके हो रहा है ना।
तो इसलिए पहला कथन जो है वो क्या है, फिनोमेना फर्स्ट क्या है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन को बता रहा है, और फिनोमेना सेकेंड जो है किसको बता रहा है, लैंग्वेज लर्निंग को बता रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप भी जो है ये मान के चलिए कि ये प्रैक्टिस सेट है, और आप जो है टिक लगाते जाइए जब तक मैं आंसर ना बता दूं अपने हिसाब से। उसके बाद देखेंगे कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है, क्योंकि कई सारे चीज़ों को आप जो है पढ़ चुके होंगे, और देखते जाइए कि कितना आपका सही हो रहा है। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, अरे सॉरी उसमें लगा दिया हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कि जो पहला कथन है वो लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड है, और दूसरा जो है लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मिस्टर गणेश डिक्टेट्स अ शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज एम्स, है ना, क्या करता है मिस्टर गणेश जो है एक छोटे पैराग्राफ को डिक्टेट कर रहा है अपने स्टूडेंट से, है ना, मतलब डिक्टेट मतलब इमला लिखाना, है ना। तो यह अभ्यास, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन दिया देखिए, टू इम्प्रूव लिसनिंग, बी टू इम्प्रूव राइटिंग, सी टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, डी टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। तो देखिए जब हम डिक्टेट कराते हैं किसी शॉर्ट पैराग्राफ को, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, बच्चा सुनता भी है और उसको लिखता भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको देखिए ऑप्शन डी टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग हो जाएगा, है ना। लिसनिंग तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन राइटिंग यहाँ पे भी इम्प्रूव हो रहा है। तो जब दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला है इसमें, नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, समटाइम्स ही स्टार्ट्स स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग द टॉपिक, इट इज कॉल्ड। देखिए है ना, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अब ऑप्शन दिया है, ए कोड मिक्सिंग, बी कोड स्विचिंग, सी इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग, डी पंजाबी इंग्लिश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नवनीत जो है इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकता है ना। और जब नवनीत क्या करता है, अंग्रेजी बोलते रहता है, तो कुछ कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स ही स्टार्ट्स स्पीकिंग इन पंजाबी, है ना। इंग्लिश वो बोलते रहता है, उसी समय कभी कभी वह पंजाबी बोलना भी चालू कर देता है ना, बिना टॉपिक को बदले हुए, टॉपिक विदाउट चेंजिंग द टॉपिक। तो यह क्या कहलाता है? तो देखिए नवनीत जो है अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बोलना जानता है, और कभी कभी वो जो है अंग्रेजी बोलते रहता है ना, अंग्रेजी बोलते रहता है, अंग्रेजी में बातचीत करता है, लेकिन वो क्या करता है, कभी कभी पंजाबी में भी बोलना चालू कर देता है बिना टॉपिक को बदले, है ना। तो जैसे कि हम लोग हिंदी मान लें, हमारा जो मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में अच्छे से बात कर पाते हैं, तो हिंदी में बात करते रहते हैं, और बीच में कभी कभी क्या करते हैं, इंग्लिश में भी बात कर देते हैं। तो सेम वही इसमें है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए कोड मिक्सिंग बोलेंगे, बी कोड स्विचिंग बोलेंगे, सी इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग बोलेंगे, डी पंजाबी इंग्लिश बोलेंगे। तो देखिए इसको बोलेंगे हम लोग कोड स्विचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोड स्विचिंग। अब देखिए इसमें दो ही आंसर आना था आपका, कोड स्विचिंग आता या फिर कोड मिक्सिंग आता, तो इसका आंसर आपका कोड स्विचिंग है। इसका और एक क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखिए कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में डिफरेंस क्या है। तो देखिए कोड स्विचिंग क्या होता है, जब किसी भाषा को, है ना, एक भाषा को बोलते बोलते आप किसी दूसरे भाषा को बोलने लगते हैं, तो क्या होता है, दोनों को जो है मतलब दूसरे भाषा में बोलना चालू कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है कोड स्विचिंग, है ना। तो जैसे कि इसके शाब्दिक अर्थ से भी आप जाएंगे कि स्विच करना मतलब चालू कर देना। तो एक भाषा में आप बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ क्या करते हैं, आप अचानक से दूसरे भाषा में भी बोलने लगते हैं, तो उसको आप यहाँ पे बोला जाता है, ये लिंग्विस्टिक के भाषा में कोड स्विचिंग बोला जाता है।
कोड मिक्सिंग क्या होता है? कोड मिक्सिंग ये होता है कि आप किसी भाषा में बात कर रहे हैं, मान ली अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, उसमें पंजाबी के भी बीच बीच में शब्द आप यूज करते करते जाएंगे, तो वो होता है कोड मिक्सिंग। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते रहते हैं लेकिन उसमें बीच बीच में अंग्रेजी के वर्ड भी डालते रहते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोड मिक्सिंग बोलेंगे। लेकिन जब एक भाषा में बात करते रहते हैं उसके बाद अचानक से किसी दूसरे भाषा में बात करने लग जाते हैं, बिना टॉपिक वॉपिक को बदलते नहीं हैं, तो उसको कोड स्विचिंग बोलते हैं। और कोड मिक्सिंग करना मतलब किसी एक भाषा में ही दूसरे भाषा के शब्दों को भी उसमें मिक्स कर देना, तो ये जो है कोड मिक्सिंग है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोड स्विचिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, रोशन कैन स्पीक इंग्लिश एंड तेलुगु वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश ही समटाइम्स यूजेस द वर्ड्स ऑफ तेलुगु, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे जो अभी मैं जस्ट बताया वही बात है कि रोशन जो है अंग्रेजी और तेलुगु दोनों बोल सकता है, और वह अंग्रेजी बोलते रहता है, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलता है, तो उसी में क्या करता है, कुछ कभी कभी वो जो है अंग्रेजी बोलते बोलते भी तेलुगु वर्ड का उपयोग करता है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए जस्ट अभी बताया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरे तेलुगु भाषा बोलना चालू नहीं कर रहा है, अंग्रेजी बोलते बोलते ही अंग्रेजी में ही क्या कर रहा है, तेलुगु के शब्दों को मिक्स कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कोड मिक्सिंग हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? कोड मिक्सिंग होगा। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है, अब देखिए सेम ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, तो इसका आंसर कोड मिक्सिंग होगा, जबकि पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोड स्विचिंग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, सुरेखास फैमिली स्पीक्स ओडिया एंड हर नाइबर्स स्पीक छत्तीसगढ़ी। विथ द पैसेज ऑफ टाइम सी स्पीक्स ओडिया एंड छत्तीसगढ़ी बात फ्लुएंटली। नाउ इन द लाइट ऑफ द above phenomena which statement is correct। देखिए क्या बोल रहा है कि सुरेखा जो है कि फैमिली ओडिया और उसके सुरेखा की फैमिली ओडिया बोलती है और उसके जो नाइबर हैं वो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, है ना। तो विथ द पैसेज ऑफ टाइम सी स्पीक्स ओडिया एंड छत्तीसगढ़ी बात फ्लुएंटली, है ना। और वो जो सुरेखा क्या करती है, वो ओडिया भी अच्छे से बोल लेती है और छत्तीसगढ़ी भी अच्छे से बोल लेती है। तो नाउ इन द लाइट ऑफ द अबव फिनोमेना, अब जो है इस स्थिति में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अब ऑप्शन को देखना पड़ेगा, है ना। देखिए इसमें क्या बोला है, सुरेखा की जो फैमिली है वो ओडिया बोलती है और उसके जो नाइबर है ना, पड़ोसी है, वो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। और सुरेखा क्या करती है, अब सुरेखा ओडिया को भी अच्छे से बोल लेती है और छत्तीसगढ़ी को भी अच्छे से बोल लेती है। तो इसलिए इस मतलब अब इस क्या बोल सकते हैं, इन द लाइट ऑफ द अबव फिनोमेना, है ना। तो इसके प्रकाश में कौन सा कथन जो है सही होगा? ए, सी एक्वायर्ड ओडिया एंड लर्नड छत्तीसगढ़ी। देखिए वही आ गया, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो देखिए सी एक्वायर्ड ओडिया एंड लर्नड छत्तीसगढ़ी। बी, सी लर्नड ओडिया एंड एक्वायर्ड छत्तीसगढ़ी। सी एक्वायर्ड बाथ द लैंग्वेज। डी ऑप्शन है सी लर्न बाथ द लैंग्वेज। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका? देखिए वो जो है ओडिया को कहाँ से सीखा है? अपने फैमिली से। और छत्तीसगढ़ी को कहाँ से सीखा है? अपने नाइबर से। मतलब दोनों को ही स्वाभाविक रूप से सीखा है, वो किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके या जो है फॉर्मल तरीके से नहीं सीखा है। दोनों को ही क्या सीखा है? सुन के बातचीत करके सीखा है ना। क्योंकि नाइबर से भी बातचीत होती होगी, नाइबर से जो नाइबर के घर जाते रहे होंगे तो वो भी बातचीत के द्वारा उनको सुन के सीखे, है ना। मतलब छत्तीसगढ़ी और ओडिया दोनों को ही कैसे सीखा है? इनफॉर्मल तरीके से, स्वाभाविक रूप से सीखा है। तो स्वाभाविक रूप से सीखा है मतलब वहाँ पे क्या है? एक्वायर्ड है ना, लर्निंग एक्विजिशन है ना। दोनों को एक्वायर किया है, ना कि लर्न, है ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि सी एक्वायर्ड बाथ द लैंग्वेज।
सी एक्वायर्ड बाथ द लैंग्वेज, है ना, दोनों जो है लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन एन एरर रिकॉर्ड्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज अ, देखिए ऑप्शन दिए, ए स्लीप, बी फॉसिलाइजेशन, सी फॉगहॉर्न, डी मिस्टेक, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि जब एक गलती को जो है बार बार सही करने के बाद भी किया जाता है ना, एक गलती जो है भाषा में एक गलती सही करने के बाद भी बार बार किया जाता है, मतलब बार बार उसमें आप सही करोगे उसके बाद भी उसमें फिर त्रुटि हो जाता है ना, तो ये क्या कहलाता है ना। कोई व्यक्ति है वो जो है भाषा से संबंधित त्रुटि को बार बार गलत कर रहा है, उसको फिर बताओगे फिर भी वो गलत कर डाले, तो उसको यहाँ पे क्या कहा है, इट इज अ, ए स्लीप, बी फॉसिलाइजेशन, सी फॉगहॉर्न, बी मिस्टेक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका फॉसिलाइजेशन, है ना, जो लिंग्विस्टिक में है ये इसका करेक्ट आंसर है आपका फॉसिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, देखिए ये होता है जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि एक स्पेनिश बहुत अच्छे से स्पेनिश बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, वो ही और सी में डिफरेंट नहीं करता है, वो क्या करता है अक्सर जो है ही और मतलब लड़की और लड़का दोनों के लिए ही सी का यूज कर देता है ना, उसमें डिफरेंट नहीं करता है अक्सर, उसको कितना भी बताएंगे उसके बाद भी जो है क्योंकि उसके हैबिट में है वो, है ना, तो वो क्या करता है वो डिफरेंट नहीं करता है और वो जो है उसी वैसा ही यूज करते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक हिंदी बोलने वाला है ना, या फिर कोई छत्तीसगढ़ी बोलने वाला है, उसको हिंदी का अच्छे से जानकारी नहीं है, अब वो रहा है रही है में अंतर नहीं करता है, वो लड़के के लिए भी रहा है बोल देते हैं, लड़की के लिए भी रहा है बोल देते है ना, तो और उसको कई बार बताने के बाद भी ये गलती होते रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे लिंग्विस्टिक में फॉसिलाइजेशन बोल देंगे। तो वही ये क्वेश्चन में आया हो कि व्हेन एन एरर रिकॉर्ड्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज अ फॉसिलाइजेशन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज, है ना, देखिए प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइम्स इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज, है ना, प्राइमरी पर्पस क्या है बोल रहे हैं, राइम्स के लिए प्राइमरी लेवल के स्कूल में राइम्स को इंट्रोड्यूस कराने का प्राइमरी पर्पस या प्राथमिक उद्देश्य क्या है, मतलब कविता पढ़ाने का प्राइमरी में प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ए टू इंटरटेन द चिल्ड्रन, मनोरंजन करने के लिए, बी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, सी टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वाई रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, डी टू टीच द स्टूडेंट म्यूजिक, है ना। तो देखिए प्राइमरी में कविता पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बच्चे को म्यूजिक सिखाना, ये तो गलत ही है, टू इंटरटेन द चिल्ड्रन ये भी गलत है ना, केवल वही उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य ये नहीं है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स ये भी प्राथमिक उद्देश्य है, न्यू वर्ड्स तो आप कविता मतलब कविता न्यू वर्ड्स सिखाने के लिए आपको कविता सिखाना जरूरी नहीं है ना, और टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वाई रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, देखिए टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वाई रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन, ये करेक्ट आंसर है आपका। प्राइमरी लेवल में जो है राइम्स सिखाने का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि उसको भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने, फ्री यूज करने के अवसर उपलब्ध कराना, है ना, और उसमें क्या है कविता में स्वर रहता है, लय रहता है, जिससे उसमें आनंद भी आता है ना, तो वो जो है फ्री यूज कर पाए लैंग्वेज का, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एंजिला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड फिक्शंस, सी finished reading Harry Potter day before yesterday, she did not read it out of any obligation
or any examination. Such reading is called, देखिए इसी को मैं पहले भी पुराने वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंजिला जो है शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन पर, एंजिला को जो है शॉर्ट स्टोरी और फिक्शन पढ़ना पसंद है और उसने जो है हैरी पॉटर जो है अभी एक दिन पहले ही ख़त्म किया है पढ़ के, है ना। सी डिड नॉट रीड इट आउट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन और एनी एग्जामिनेशन, और वो जो हैरी पॉटर को किसी एग्ज़ाम के लिए या बाध्यता के साथ नहीं पढ़ा है ना, वो अपने मन से पढ़ा है। तो सच रीडिंग इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, ऐसा पढ़ना क्या कहलाता है। ए स्कैनिंग, बी स्कीमिंग, सी इंटेंसिव रीडिंग, डी रीडिंग फॉर प्लीजर और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। जब किसी चीज़ को आप प्लीजर के लिए पढ़ते हैं, अपने मन से मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं, तो उस पढ़ने को क्या बोलते हैं आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, रीडिंग फॉर प्लीजर बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो टाइप्स ऑफ रीडिंग है, स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग में आप जो है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है आप ढूंढते हैं, है ना। कोई पैसेज रहेगा या कोई टेक्स्ट रहेगा, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना है या स्पेसिफिक वर्ड्स को खोजना है, तो तब आप क्या करेंगे, आप जो है स्कैनिंग करेंगे, है ना। आप पूरे पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आप नज़र दौड़ाएंगे एक बार और फिर जो आपको जानकारी चाहिए उसको वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आपका स्कैनिंग होगा, है ना। वैसे पढ़ने को आपको क्या बोलेंगे, स्कैनिंग बोलेंगे। जबकि स्कीमिंग क्या बोलेंगे, स्कीमिंग आप जो है टेक्स्ट को जो है एक सरसरी तौर पे पढ़ेंगे और फिर उस टेक्स्ट का आप सार निकालेंगे, जिस्ट निकालेंगे, तो वो वैसा पढ़ना आपका स्कीमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कीमिंग कहलाता है। और इंटेंसिव रीडिंग क्या कहलाता है, यदि आप किसी टेक्स्ट को जो है बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसमें आपका मन रहे या मन मत रहे, उसको आपको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको जब किसी एग्ज़ाम को दिलाना होता है तो आप जो है कि हर चीज़ को बहुत गहराई के साथ पढ़ते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे यदि आउट ऑफ के जगह में यहाँ पे इसको इस शब्द को हटा देता, सी डिड नॉट रीड इट, है ना, आउट ऑफ, तो एनी ऑब्लिगेशन और एनी एग्जामिनेशन, है ना। यहाँ पे बोल देता कि सी रीड इट ऑब्लिगेशन और एग्जामिनेशन, या फिर फॉर ऑब्लिगेशन फॉर एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता, फिर इंटेंसिव रीडिंग में आ जाता कि क्योंकि यदि हैरी पॉटर को जो है बाध्यता के साथ बहुत गहराई के साथ पढ़ रही है, एग्जाम के लिए पढ़ रही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग करेगी वो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लीजर के लिए पढ़ रहा है ना, उसको कोई बाध्यता नहीं है कि हैरी पॉटर को उसको पढ़ना है या एग्जाम के लिए पढ़ना है, ऐसा बाध्यता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, चूँकि यहाँ पे अपने आनंद के लिए पढ़ रही है, तो वो जो है एक्सटेंसिव रीडिंग होगा, है ना। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब गहराई के साथ पढ़ना, और एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब क्या बोल सकते हैं कि आनंद के लिए पढ़ना, अपने मन से जब पढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज रेमेडियल टीचिंग रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ ELT, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो देखिए रेमेडियल टीचिंग किसके लिए रिक्वायर्ड है बोल रहे हैं ना, ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के कौन से डोमेन के लिए जो है रेमेडियल टीचिंग रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि डोमेन क्या क्या हो सकता है। ए, इट इज एन इंक्लूसिव अप्रोच, बी, एवरी लर्नर हैज अ वेराइड पेस ऑफ लर्निंग, सी, लिटिल बिट ऑफ स्कैफोल्डिंग हेल्प द स्लो लर्नर टू कम इन द मेन स्ट्रीम, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर इसको डोमेन की बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में रेमेडियल टीचिंग रिक्वायर्ड है कौन कौन से डोमेन के लिए, तो इट इज एन इंक्लूसिव अप्रोच, तो ये तो करेक्ट है कि ये जो है एक इंक्लूसिव अप्रोच है। बी, एवरी लर्नर हैज अ वेराइड पीस ऑफ लर्निंग, है ना, कि प्रत्येक जो लर्नर है या सीखने वाला है
उसकी गति अलग अलग होती है, ये भी है ना। तो अलग अलग होती है तो कोई बच्चा पिछड़ जाया रहता है, कोई बच्चा आगे निकल जाया रहता है। तो पिछड़े हुए बालक को जो है वापस वहाँ पे लाना जरूरी रहता है। तो ये भी करेक्ट है आपका, है ना। उसके लिए रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होती है। सी दिया लिटिल बिट ऑफ स्कैफोल्डिंग हेल्प्स द स्लो लर्नर टू कम इन द मेन स्ट्रीम, है ना। इसमें स्कैफोल्डिंग को आपको क्वेश्चन आता है कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, किसी मदद करना, है ना। किसी कम जानने वाले व्यक्ति का कोई जो ज़्यादा जानता है उसके द्वारा मदद करना, है ना। या फिर जो छोटे व्यक्ति का बड़े व्यक्ति के द्वारा मदद करना कोई चीज़ को, है ना। एक प्रकार से वही है कि जो कम जानता है उसकी मदद करना जो ज़्यादा जानता है उसके द्वारा, है ना। जैसे कि यदि हम टीचर जो है अपने बच्चे की मदद करते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लिटिल बिट ऑफ स्कैफोल्डिंग हेल्प्स द स्लो लर्नर टू कम इन द मेन स्ट्रीम्स, है ना। कि मतलब थोड़ी सी जो स्लो लर्नर है ना, जो पिछड़ गया है उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में, है ना, उसके लेवल में लाने के लिए जो है थोड़ी सी मदद देना, इसके फोल्डिंग करना, है ना। वो जो है रेमेडियल टीचिंग का एक डोमेन है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया मटेरियल? ए इंग्लिश लैंग्वेज लैब, बी पीपीटी प्रेजेंटेशन विथ AV, सी प्रोजेक्शन ऑफ अ यूट्यूब वीडियो क्लिप, डी कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग। तो देखिए मल्टीमीडिया मटेरियल कौन सा नहीं है बोल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब ये तो मल्टीमीडिया मटेरियल है तो ये, है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। पीपीटी प्रेजेंटेशन ये भी आपको मल्टीमीडिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और देखिए प्रोजेक्शन ऑफ यूट्यूब वीडियो क्लिप तो ये भी मल्टीमीडिया है ना। तो ये भी यहाँ पे लिख दिया है क्या, नॉट अ मल्टीमीडिया मटेरियल। तो देखिए कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग, कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग क्या होता है ना, ये कॉलेज क्या होता है, पीस ऑफ आर्ट होता है कि जो पेपर कटिंग से कोई आर्ट का पीस तैयार करना, है ना। पेपर कटिंग से इसका मतलब है कि पेपर कटिंग से एक पीस ऑफ आर्ट, है ना। तो देखिए पीस ऑफ आर्ट जो है पेपर कटिंग से है तो ये मल्टीमीडिया मटेरियल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आने वाले दिनों में और इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाने वाला हूं। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई चीज़ आवश्यकता हो तो उसको यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।